अरे वहां के हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनकी वेदना क्यों नहीं दिखाई पड़ती? हिंदुस्तान और झारखंड का इन लोगों ने ठेका ले रखा है, और रामगढ़ का बच्चा रामगढ़ में रो रहा है तो उसके लिए बात नहीं करना, बात करना मना है। यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना इस तरह का कुचक्र चल करके कहीं ना कहीं राज्य के विकास को बाधित करना चाहती है। माँ का बच्चा रोता है तो रोएगा, वो नहीं जानता है बच्चा कि भारतीय जनता पार्टी से मेरी माँ विधायक है, कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे जो साजिश करता लोग थे उनको हरा करके बनी है। सरना धर्म कोड हमने लाने का काम किया, 27% आरक्षण की बात हमने कही, 1932 के खतियान की बात हमने कही। क्यों आप नहीं कह सकते थे? क्यों नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी ने? डर लगता है। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर झारखंड के भीतर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। चाहे यूपीए गठबंधन की बात हो या फिर एनडीए गठबंधन की बात, तमाम लोग अपने प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। इस बीच झारखंड पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी की है और लगातार रामगढ़ उपचुनाव झारखंड के राजनीति के केंद्र में एक चर्चा का विषय बन गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2 मार्च को जब परिणाम आएगा तो जीत किसके झोली में जाएगी। रामगढ़ चुनाव के तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए, झारखंड के तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए और इस बार उपचुनाव में यूपीए गठबंधन कैसे लड़ेगी और खासकर जो कांग्रेस है किस रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है, इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए जेपीसीसी के प्रेसिडेंट राजेश ठाकुर जिस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की रणनीति क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राम सभा के मंच पर। एक सवाल रामगढ़ की जनता लगातार जो करती रही है कि इस चुनाव में जो उपचुनाव पहुंचा है या उपचुनाव जो यहाँ पर अभी हो रहा है, इसके पीछे की जो परिस्थितियां रही, साल 2016 के गोला गोली कांड का जो मसला रहा, एक बात दबी जुबान लोग कहते हैं कि न्यायालय की तो अपनी एक गतिविधि होती है, अपना कामकाज का तरीका होता है, लेकिन ये आप लोग आरोप लगाते रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हुई है, एक बड़ा षड्यंत्र हुआ है। इसके पीछे वो कौन से फैक्ट्स हैं, कैसे इस बात को आप मजबूती प्रदान करेंगे? देखिए, 5 वर्षों के लिए चुनाव होता है और मात्र 3 वर्ष में 5 वर्ष की सजा हो जाती है, और उस सजा में को कराने में किस तरह से लोगों की भूमिका रही है वो किसी से छुपा नहीं है। वो रामगढ़ के लोग जानते हैं, हम आप हो सकता है नहीं जानते हो। किस तरह में कोर्ट में चकधम होता था, किस तरह से माननीय सांसद का विधायक गवाह को गुमराह करता था, ये किसी से छुपा नहीं है। उसमें सस्पेंशन भी झेलना पड़ा जो बॉडीगार्ड था। तो ये कौन लोग करवा रहे थे? ये वो लोग करवा रहे थे जिनको पहले मां छिन्नमस्तिके ने सजा सुना दी है, आदरणीय रघुवर दास जी को। जिस तरह से उन्होंने डबल इंजन की सरकार में एक महिला के साथ इस तरह का अत्याचार किया, उस समय भी जब दूध पीता बच्चा था उस वक्त भी जेल भिजवाने का काम किया और सबूत ऐसे इकट्ठे करवाए कि आज उनको फिर से एक बार सबूत के आधार पर ही न्यायालय ने 5 वर्षों तक की सजा सुना दी। तो ये सिर्फ मुकदमा ही नहीं कराते थे, सबूत भी पेश कराते थे, और अगर गवाह किस तरह से पेश कराया जाता है वो सीखना हो तो वहां माननीय महोदय से सीख सकते हैं कि किस तरह से वो कोर्ट में पूरा चकधम करके रखते थे और किस तरह से गवाह पेश किए जाते थे। किसी से छुपा नहीं, रामगढ़ के लोग जानते हैं। और सच ये भी है कि रामगढ़ के लोगों को न्याय करना है, इसमें हमारा आपका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हमारा ये रोल हो सकता है कि हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमने नजदीक से देखा है और बहुत राजनीति को करीब से देखने का मौका मिला है छात्र जीवन से ही, लेकिन इतना संस्कारी वे में जिस तरह से ममता देवी रही है वो रामगढ़ के लोग देखते हैं। कभी भी पल्लू गिरा नहीं, विधायक बनने के बाद भी लगातार पल्लू संभालते संभालते लोगों के बीच मिलते जुलते रहे। लेकिन एक सवाल पनपता है कि लोग कहेंगे कि हम अगर ममता देवी के लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी अगर लोगों के लिए, अगर एक बार की ये बात को मान लिया जाता है,
दूसरा सवाल ये आता है कि अगर टिकट के मसले पर जब प्रत्याशी बनाने की बात आएगी तो उनके पति के लीडरशिप को कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहां के वोटर्स क्यों एक्सेप्ट करें? इसके पीछे क्या तर्क हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि वो कांग्रेस पार्टी की विधायक थी। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, कांग्रेस पार्टी ने विधायक बनाया था। और लोगों का ये मानना है कि चूंकि वो कांग्रेस की विधायक थी और कांग्रेस के विधायक के साथ अन्याय हुआ है तो कांग्रेस ही बदला लेगी या रामगढ़ के लोग लेंगे। तो अब चुनाव में जो भी उम्मीदवार उतरेगा निश्चित रूप से ममता देवी के बिहाफ पे उतरेगा, ममता देवी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वो उतरेगा, वो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। ये कौन होगा ये अभी इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। लोग घबरा रहे हैं, घबराहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो बन जाएगा तो उसको टिकट मिल जाएगा, तो इसको टिकट मिल जाएगा। टिकट जिसको भी मिलेगा वो कांग्रेस का सच्चा सिपाही होगा, उसी को टिकट मिलेगा। इसमें कहीं किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि जो लोग अपने घर में सब कुछ फाइनल करते हैं वो इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं डैमेज करना चाहते हैं। उससे कुछ नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी एक उम्मीदवार देगी और उस उम्मीदवार को ममता देवी का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। ममता देवी की लड़ाई वो आगे लड़ेगा। ममता देवी की लड़ाई को आगे बढ़ाने की आप लोग बात कर रहे हैं। एनडीए के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि रामगढ़ बाई इलेक्शन में इमोशन को प्लांट करके एक तरीके से जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है उसमें भावनाओं का एक उफान ला करके उसको वोट में बदलने की एक कोशिश कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भावनाओं के आधार पर, एक बच्चे के फोटो के आधार पर वहाँ राजनीति के केंद्र को स्थापित किया जाएगा? अब अपनी अपनी समझ है। शुरू से भारतीय जनता पार्टी क्या करती आई? भावनाओं से खेलती आई। भावना ही बह करके तो लोग कोरोना में ताली पीट रहे थे और थाली बजा रहे थे, भावना में बह करके। अरे जितना भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खेला है वो हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसी पार्टी होगी जो खेलने का काम किया होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मां को भी लाइन में लगाया। तो इसलिए उनके बारे में मत कुछ कीजिए, मत कहिए। भावनाओं से खेलने में कितने मास्टर हैं और वो जो जैसा होता है उसी दृष्टि से लोगों को देखता है। माँ का बच्चा रोता है तो रोएगा, वो नहीं जानता है बच्चा कि भारतीय जनता पार्टी से मेरी माँ विधायक है, कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे जो साजिश करता लोग थे उनको हरा करके बनी है। तो वो बच्चे को नहीं पता है। बच्चा तो रोएगा, जब माँ का दूध नहीं पिएगा तो बच्चा रोएगा। उसका जो बच्चे का आह है वो जरूर लगेगा, इसमें कहाँ दो मत है। कांग्रेस पार्टी जीते कि भारतीय जनता पार्टी जीते ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आपने किस तरह से डबल इंजन की सरकार में महिला के साथ अत्याचार किया है, दूधमुहे बच्चे से दूध छीनने का काम किया है। उसका तो जनता जवाब मांगेगी, चाहे कोई उम्मीदवार हो, उससे मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक बात कर रही है। अरे दम है तो एक बाबूलाल मरांडी जी भी खाली होने वाले हैं। हाईकोर्ट ने कह दिया कि फालतू की बातें मत कीजिए, आपका मामला खारिज। बिल्कुल। तो इसका मतलब अब वो विधायक की उनकी समाप्त, अगर नैतिकता की बात हो तो। हाँ। ऐसे फेतराई करना है करते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आदरणीय रघुवर दास जी खाली पड़े हुए हैं। पिछले बार चुनाव भी लड़ाया था अपने उम्मीदवार को, आके लड़े ना। कहां भावना की बात है? आप लड़िए, दम है तो। भावना इसमें कहां आ रही है? लेकिन एनडीए के लोगों का कहना है हाँ। कि जो वेदना, जो पीड़ा इस बच्चे को लेकर के है, राज्य के तमाम बच्चों को लेकर वो पीड़ा और वो वेदना दिखाई क्यों नहीं पड़ती? नहीं, जो वेदना सबके बच्चों को लेकर के है, इस बच्चे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की वेदना क्यों नहीं दिखाई पड़ती? अरे वहां के हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनकी वेदना क्यों नहीं दिखाई पड़ती? हिंदुस्तान और झारखंड का इन लोगों ने ठेका ले रखा है और रामगढ़ का बच्चा रामगढ़ में रो रहा है तो उसके लिए बात नहीं करना, बात करना मना है। यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। अब देखिए, यही हारे हुए लोगों की कहानी यही है। ये अभी से उन्होंने संकेत दे दिया हम चुनाव हार चुके हैं। और जो उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने तो साथ साथ कहा है कि पहले जो 4 सीटें हारी थी उनकी थी, अब की बार वाली भी तो हमारी है।
तो उन्होंने कह दिया कि पार्टी में भी हारेंगे। तो हम समझते हैं कि अभी उनको ये तलाशना चाहिए बेहतर उम्मीदवार कौन हो, और उनको जिस तरह से उनके यहाँ एक परेशानी है, बाबूलाल मरांडी जी को चाहते हैं कि विधानसभा में विपक्ष का नेता हो, तो अभी अच्छा मौका है, अभी आकर के जीत के जाएंगे फिर तो कोई रोक नहीं पाएगा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। तो वो उनको उस संदर्भ में सोचना चाहिए। पहले भी ऐसा हुआ है, बाबूलाल मरांडी जी तो रामगढ़ में लड़े हैं, फिर क्यों घबरा रहे हैं, लड़े ना। इस बार तो दावा ये है कि एनडीए फोल्डर की पार्टियां इस बार इंटैक्ट होकर लड़ेंगी, पिछले बार और कोई चारा भी नहीं, और कोई चारा भी नहीं है। इस आधार पर वो जीत का दावा भी कर रहे हैं। हाँ नहीं, और उनके पास कोई चारा भी नहीं है। वो उन्होंने देखा हुआ है 36 हजार वोट आया था, और 35-36 हजार वाला वोट वाला व्यक्ति आज भी टिकट के लिए परेशान घूम रहा है, और इन लोगों ने इतना घुटना टेक दिया कि वो व्यक्ति अब दिल्ली में इधर से उधर दूसरी पार्टियों का भी की भी बात जोड़ रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है। तो अगर अपने ऊपर अपने दम पे चुनाव लड़ना है तो लड़ना चाहिए। वो कहाँ खोज रहे हैं, किसको खोज रहे हैं? पार्टी में उम्मीदवार भी है, मैंने 2 पूर्व मुख्यमंत्री का नाम बता दिया। हम तो भारी लोगों से लड़ना चाहते हैं। जो जनता की बात रखने वाले जिस जनप्रतिनिधि को चुनना है, उसको कम से कम अपनी बात रखने का तो सलीका आना चाहिए। और कोई भी हो लोकतंत्र में, उसकी आवाज तो बुलंद विधानसभा में गूंजनी चाहिए। इस पे भी जनता विचार कर रही होगी, पहले भी विचार की होगी, तभी ममता देवी की आवाज में बुलंदी थी, तभी तो भेजा था बना करके। आवाज में बुलंदी होनी चाहिए। सिर्फ ये जरूरी नहीं कि कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी है। अगर भावना से परे इस मुद्दे पर बात करें, 29 दिसंबर 2019 को जब हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया, और इस वक्त जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं 26 जनवरी 2023 से, लगभग 3 साल 1 महीने, इन 3 साल 1 महीने में ये सरकार क्या ऐसा नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रही है कि यह सरकार झारखंडियों के नाम पर बनी थी, तो झारखंडी हित में इस सरकार ने काम भी करके दिखाया है? 2 साल जो कोरोना का काल रहा, जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, जो विदेशों में भी झारखंडी रहते थे, जो मजदूरी करते थे, हवाई चप्पल पहन करके चलते थे, उन सबको इस सरकार ने अपने घर तक पहुंचाने का काम किया। हमने जीवन भी दिया और जीविका भी देने का काम किया है, ये कोई नहीं भूलिया। जब 2 वर्षों तक कोरोना का काल था, जब लोग थाली पिटवा रहे थे, तब हम लोग ट्रेन से लोगों को ला करके घरों तक पहुंचा रहे थे। उसको पहले देखना होगा। उसके बाद किसानों का कर्जा था, किसान को 5,000 रुपए से ज्यादा तो कभी दिया नहीं। हमने तो 50,000 दिया है ना। 2 लाख की बात कही थी, 50,000 खाली खजाने के बावजूद देने का काम किया हम ही लोगों ने किया है। हमने एक जो झारखंडी अस्मिता है उसको हमने ऊंचा किया है। इसको माने चाहे नहीं माने, झारखंड में कुछ दल के लोग माने नहीं माने, दुनिया में लोग अब मान रहे हैं कि हाँ, झारखंड में झारखंडी संस्कृति का उद्भव हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो काम 20-22 वर्षों में नहीं हुआ है, वो जब होगा तो कंपन होगी, बहुत सारी बातें आएंगी, कोई विरोध आएगा, कोई समर्थन आएगा, लेकिन ओवरऑल ये देखना चाहिए कि हमारी मंशा क्या है। हमारी मंशा है कि हम यहाँ के लोगों को यहाँ की पहचान दिलाएं। हमारी मंशा ये है कि यहाँ के लोगों को यहाँ की नौकरी दिलाएं, और उस प्रयास में कई बार हमें पीछे भी हटना पड़ता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब सरकार चलती है तो बहुत तरह की चीजें होती है, और संविधान में न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, सबका अपना अपना महत्व है। और सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना इस तरह का कुचक्र चल करके कहीं ना कहीं राज्य के विकास को बाधित करना चाहती है। वरना आज से पहले बहुत सारी नियुक्तियां हो गई रहती, हर चीज में अरंगा। आपने 13-11 जिला का खेल किया, पंचायत सचिव लटके हुए थे। अब आप कहेंगे कि भाई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फैसला लाया, तो जब सरकार काम कर रही है तो पूरा ठोक बजा के करेगी, क्योंकि आपने ऐसा फंसाया हुआ है कि हर चीज में कोर्ट से हमें फटकार मिलेगी। तो उस चीज को ठीक करने में समय लगेगा। जो 23 साल का बिगड़ा है वो कोई 3 साल में चाहेगा तो नहीं होगा। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर ये स्टेट पॉलिसी पैरालिसिस के दौर से गुजर रहा है तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि भाजपा ने तैयार की?
अब डबल इंजन की सरकार थी, सरना धर्म कोड हमने लाने का काम किया, 27% आरक्षण की बात हमने कही, 1932 के खतियान की बात हमने कही। क्यों आप नहीं कह सकते थे? क्यों नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी ने? डर लगता है। गुजरात से लोगों को बुलाना है। जो लोग यहाँ के लोग हैं, जो एकत्रित लोग बिहार के लोग हैं, वहां तक भी सब लोग मान लेते हैं। लेकिन आप तो अहमदाबाद और गुजरात से टेंट वालों और फूल वालों को बुला करके और प्लेट वालों को बुला करके लुटवाने का झारखंड को काम किया है। वो सभी लोग सब कुछ देखे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्रदेश में कोई आदमी मुख्यमंत्री हो और वो अपना चुनाव हार जाए, और वो भी अपने मंत्री से। ये दुखद है। अपने मंत्री से खुद चुनाव हार जाए मुख्यमंत्री, तो आप समझ लीजिए उसकी क्या दुर्दशा है और उन लोगों ने कितना काम किया था। और इसी को इसलिए मैं कहता हूं कि मां छिन्नमस्ती का सब कुछ देख रहे हैं। आप जिस डोमिसाइल पॉलिसी की अभी आपने बात की, 1932 की बात की, 9 शेड्यूल में शामिल करने को लेकर आप लोगों ने राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को प्रस्ताव भेजा। इस पे इन लोगों का तर्क है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति थी तो इसको स्टेट में ही करके दिखाते, हमारे पाले में गेंद क्यों फेंका? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो मतलब वो नहीं चाहते हैं ना, वो लोग नहीं चाहते हैं ना। नहीं चाहते थे तो पारसनाथ में बैकड्रॉप में क्यों लगा रहे थे 1932 का खतियान? बैकड्रॉप में लगाना जानते हैं और उसको पास कराने में दिक्कत हो रही है। अरे हमने तो जानबूझ करके किया है, हमने जानबूझ करके किया है कि अगर हम स्टेट से पास करते हैं उसको आप सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर के हमको परेशान करते रहते हैं। हम लोग भी तो जान रहे हैं ना इनकी कार्य विधि क्या है। इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो उधर से, इनका यही रवैया है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा भैया करके दो, और करके देना पड़ेगा, नहीं तो वो सरकार चली जाएगी। ये जान लीजिए, अगर ये करके नहीं दिया 2024 तक, तो आप कहने के लिए तो कह सकते हैं कि यहाँ मात्र 14 सीटें हैं, आप पूरे देश में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश में ऐसा ही किया है इन लोगों ने। पूरे देश में इसी तरह का आतंक मचा के रखा हुआ है। सब लोग अपनी नंगी निगाहों से देख रहे हैं और सबका फैसला 2024 में कर देंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचने वाले हैं, और इसलिए बहुत कुछ हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, वो रामगढ़ उपचुनाव के माध्यम से इनका हो जाएगा। चलिए, राहुल जी तो वो यात्रा कर रहे हैं, वो अपना एक नेशनल कैंपेन है कांग्रेस का, लेकिन आपने कहा कि झारखंडी प्राइड को, झारखंडी अस्मिता को बढ़ाने को लेकर इस सरकार ने कई पहल किए हैं और इस पर सरकार प्रयास कर रही है। ऐसे में जोहार यात्रा जो सीएम हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, क्या ये कोई चुनावी लाभ लेने की यात्रा है, सरकार की योजना के बारे में बताने की यात्रा है, या फिर कोई ये इलेक्शन का, आने वाले इलेक्शन का कोई प्रोपेगेंडा है? अब जो 27% आरक्षण की बात थी, तो हमने अध्यक्ष बनते ही पूरे प्रदेश में धरना दिया, 27% आरक्षण दो। तो लोगों ने कहा, मीडिया के साथियों ने भी कहा, अरे भाई आपकी सरकार है, आप क्यों धरना दे रहे हैं? अरे हमने धरना इसलिए दिया कि लोगों को टटोले, वो कितना चाहते कि 27% का आरक्षण मिले। और जब हमने टटोला और पाया कि नहीं ये जरूरी है, जनता का साथ है, तो हम लोगों ने देने का काम किया। उसी तरह हमने जो 32 का खतियान की शुरुआत की है, जो विधानसभा से पारित किया, उसको कितना, विधानसभा में तो हमारा समर्थन है, जनता के बीच इसका कितना समर्थन है, वो भी तो देखने की जरूरत है। उसी ताकत के साथ हम केंद्र सरकार को हिलाने का काम करेंगे। 32 का खतियान जल्दी दो। देखिए, उसको बहुत तरह से भारतीय जनता पार्टी पोर्ट्रेट करती है, बहुत तरह से उसको लोगों के बीच में डालती है। सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं, सच्चाई ये है कि झारखंडी अस्मिता का सवाल है, लोगों की पहचान का सवाल है। इससे कहीं कोई, जो लोग परेशान होते हैं या परेशानी पैदा करना चाहते हैं, जो लोग जाकर के धनबाद, बोकारो और आदि शहरों में इस तरह का भ्रम फैलाने का काम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों को सभी जगह पर रहने की आजादी है। लेकिन गुजरात को गुजराती की पहचान मिलनी चाहिए, बिहार को बिहारी की पहचान मिलनी चाहिए, झारखंड को झारखंडी की पहचान मिलेगी, तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? वो किसको दिक्कत होगी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को होगी। तो वो दिक्कत उनका लाजमी है, वो जानते हैं कि उनका क्या होने वाला है।
लेकिन देखिए इसमें कोई बहुत पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि आप तो कवर करते आए हैं, आप देखते आए हैं सारे आंदोलन को, और जितने दिन से भी आप देख रहे हैं, एक बात तो सच है कि यहाँ का आदमी अगर अपने आप को यहाँ का कहलाना चाहता है तो उसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। और आम जनमानस में इसका कोई ये नहीं है, रिएक्शन नहीं है। वो चाहते हैं, लोग जो कहीं से नौकरी भी करने आए वो भी चाहते हैं, ठीक है भाई इनको यहाँ के लोग हैं, इनको यहाँ का हक मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि अरे तुम लोगों को तो बाहर भेज देगा, खदेड़ देगा। अरे ऐसा कहीं हुआ है क्या? पूरे हिंदुस्तान में लोग रहते हैं। हिंदुस्तान में क्या जाकर के लोग इंग्लैंड में रह रहे हैं, वहां नहीं कोई खदेड़ रहा, तुम यहाँ खदेड़ने की बात करते हो। तो ये सारा भ्रम और कुचक्र जो है भाजपा रचती रहती है, और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो नौजवान है झारखंड के, वो कह रहे हैं कि जब तक स्थानीयता आधिकारिक तौर पर परिभाषित होकर नहीं आ जाती है, ऐसे में जो हमारे नियोजन का सवाल है वो लटका पड़ा है। कई बार नियुक्तियां लटक जा रही हैं, काफी लंबा वक्त बीत जा रहा है, नौकरी के रिक्रूटमेंट में एक्सटेंशन भी नहीं मिल पा रहा है। इन सारी विसंगतियों को कैसे दूर करेंगे? अभी पंचायत सचिव की नियुक्ति हुई, तब भी लोग का कलेजा फटने लगा, कैसे कर दिया? ये आई कि नहीं बात आई? बहुत सारे लोगों से गुस्सा का इजहार कराया गया कि भाई कैसा कर दिया। तो एक तरफ कहते हैं नियुक्ति करो, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये कैसे ऐसे हो रहा है। नियुक्ति होनी चाहिए, छात्रों की सीधी मर्जी ये है। जो पढ़े लिखे छात्र हैं वो चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति हो। और आपने देखा होगा बहुत वीडियो इस तरह का भी आ रहा है, इंग्लैंड से ला के दे दे बाबा, लेकिन नौकरी तो दे। तो नौकरी मिलनी चाहिए, सीधा सवाल विद्यार्थी के साथ ये है। और वो इसलिए है कि जब भारत सरकार ने मुंह मोड़ लिया युवाओं से, तो राज्य सरकार के तरफ लोग मुंह उठा करके देखने लगे। जो नोटबंदी का दंश था, जो जीएसटी का दंश है, जिस गलत तरीके से लगाया गया, उसके दंश को आज यहाँ लोग झेल रहे हैं। जो लोग बाहर में भी नौकरी करते थे वो यहाँ आ गए हैं, और उसके लिए कोई सरकार सोचती नहीं है। अब जब बहुत रोजगार हल्ला हुआ तो 71,000 कुछ नौकरियां बांटने के लिए प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ा, सर्टिफिकेट लेके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि आपने 16 लाख नौकरी नहीं दिया, उसके एवज में 71,000 दे रहे हैं, तो उसमें आप फोटो खिंचा रहे हैं। तो हमें लगता है कि थोड़े दिन में लोग भारतीय जनता पार्टी की बातों को भी गंभीरता से लेना कम करेंगे। और जहां तक नौकरी की बात है, अगर सिर्फ एक पहलू ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है तो हम गलत है, लेकिन अब जब देखिएगा कि कार्यपालिका क्या कर रही है, न्यायपालिका क्या कर रही है, विधायिका क्या कर रही है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखिएगा तो आप समझिएगा कि जो करना था सबसे ज्यादा इसी सरकार ने किया है, और ये लोग समझ रहे हैं। आप देखिएगा रामगढ़ का रिजल्ट आएगा ना, कोई ज्यादा दिन की तो बात है नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि जो अभी भारत जोड़ो यात्रा का आप जिक्र कर रहे थे, पिछले कुछ बरस में इस बात को लोगों ने महसूस किया है कि राजनीति के केंद्र में धर्म को एक तरीके से स्थापित करने की कोशिश की गई, या फिर उसके आधार पर जो भावना है उसका इस्तेमाल हुआ। भारतीय राजनीति का ये बहुत लंबा इतिहास है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं मोहब्बत की बात, मोहब्बत की दुकान खोलिए, सबसे प्रेम करिए, वो सबको हक करते हुए दिखाई पड़ते हैं, किसी को वो पप्पी झप्पी देते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीति में इस स्तर का प्रेम भाव, इस स्तर का सत्कार, सद्भाव ये दिखाई पड़ेगा मतलब आने वाले वक्त में, या फिर राजनीति से देखिए जिस तरह से उन्होंने इतनी लंबी यात्रा पूरी की है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में चंद माई के लाल हैं जो उनके साथ चल रहे हैं, वही लोग हैं, और भारत यात्री जो है, भारत यात्री है। और गर्व के साथ कहता हूं कि उसमें झारखंड के भी 5 लोग हैं। तो चलने का और समझने का जो उनका तरीका है, और जिस तरह से लोग उमर घुमर के आ रहे हैं, हम तो ये कह सकते हैं कि बदलाव तो होगा, और लोग मोहब्बत चाहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, सिर्फ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने नहीं निकले हैं,
महंगाई के बाजार में गरीबों के लिए मकान खोजने भी निकले हैं। अगर उस पे जाइएगा तो बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोजगार खोजने निकले हैं। जब एक व्यक्ति कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई भी जाएगा तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी, मायने अलग अलग। हाँ, ये समझने की बात है। कई उनके पास बातें आई होंगी कि शायद यहाँ पर्यटन का क्षेत्र हो जाएगा तो इससे रोजगार मिल जाएगा। अभी आने तो दीजिए, राहुल जी ने अभी यात्रा पूरी नहीं की है। पूरी करने के बाद जो वो कंसेप्ट आएगा वही बताएगा और देश की आगे की रणनीति तय करेगा। और देखिए, हम लोगों की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि हमने देश बनाया है, तो देश बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। हमने संविधान बचाया है, संविधान बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। अगर झारखंड के उन मुद्दों की बात करें जिस पर लगातार पिछले 3 बरस में कुछ प्रोटेस्ट दिखा, कुछ आंदोलन दिखा, सरना धर्म कोड केंद्र के पास है, स्थानीय नीति का मसला नवी अनुसूची के लिए केंद्र के पास गया है, बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं, नियोजन नीति का जो है वो स्टैंड नहीं कर पाया कोर्ट में, तो फिर अगर समग्र रूप से, कलेक्टिव रूप से अगर प्राइमा फेसिया दिखता है तो ये आरोप लगता है कि नहीं, सरकार विफल रही है। इन सब के पीछे कौन है? जितनी भी चीजें आपने गिनाई है, इन सब के पीछे कौन है? इसको कौन रोक रहा है? इसको भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। हमने अपनी तरफ से किया है, जनता जानती है। कौन रोक रहा है उसको भी पहचानती है। तो इसलिए ये सीधी अगर बात करें तो ये लोग लगातार इस तरह का भ्रम फैला करके कहीं ना कहीं सत्ता को कमजोर करते रहे। जब विकास की गति तेज हुई, जब जनता के द्वार सरकार जाने लगी, वैसे में किस तरह से ईडी का खेल चला वो किसी से छुपा नहीं है। लिफाफा आज तक खुला नहीं और उस लिफाफे के बवंडर को आप देखें तो हम लोगों को रायपुर तक जाना पड़ा। बट तर्क ये है भाजपा का, विधायिका आपके पास, नौकरशाही आपके कंट्रोल में, बहुमत आपका, सरकार आपकी, पिछले 3 बरस से मुख्यमंत्री आपके, आपका एक ईडी काफी है विकास को बाधित करने के लिए। बस उतना ही मेरा जवाब है। आपका ईडी सीबीआई काफी है सब विकास की बातों को बाधित करने के लिए। और ये सच्चाई है कि हम जब विकास करने की बात करते हैं तब कुछ न कुछ इस तरह का रोड़ा खड़ा किया जाता है और डराया जाता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भीषम गुरु शिबू सोरेन जी के बेटे हैं और सीबीआई और ईडी से डरने वाले लोग नहीं हैं। लाख प्रपंच रचते रहे। झारखंड के नौजवान कह रहे हैं कि विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो, उनकी बनाई पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो हम लोग भी रामगढ़ लड़ने आ रहे हैं, प्रत्याशी वहाँ नौजवान खड़े कर रहे हैं, जो भी नौकरी के लिए लड़ाई कर रहे थे वो लोग अब चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखिए, ये सब बातें कहते हैं, छात्र आवेश में आते हैं। जब छात्र गंभीरता से सोचेंगे कि इन सब के पीछे कौन है, ठीक है, 3 साल से आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, आप लोग हैं सरकार में, पिछले 20 सालों तक कौन लोग रहे हैं, 19 सालों तक कौन लोग रहे हैं? जो लोग रहे हैं वो क्या दोषी नहीं है? समझना पड़ेगा। और छात्र समझ रहे हैं, ठीक है, लोगों का गुस्सा है, गुस्सा भी लाजमी है, जायज मानता हूं, बिल्कुल उनके साथ खड़ा रहता हूं। कई बार इसके लिए किरकिरी उठानी पड़ती है। हमने कहा था अभी पीछे नियोजन नीति को लेकर के, तो कई अखबार में आई बात की नाराज चल रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि और कुछ चाहते होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि युवा हूं, युवाओं की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं। हम समझते हैं कि ये साल जो है, ये साल की शुरुआत हुई और अच्छे संकेत आए। पंचायत सचिव की नियुक्ति हुई, अभी शिक्षकों की भी हो गई है, तो अब धीरे धीरे मसला आगे बढ़ने लगा है। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। अभी स्वास्थ्य कर्मियों का भी मामला सामने आया है। सारी चीजों को हम लोग ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन जो चीजें 20 साल में नहीं हुई है उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। और किसी को कोई सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके नहीं मिला कि आप परेशान मत होइए, आप आश्वस्त कर रहे हैं सब। बिल्कुल हाथ जोड़ करके सभी लोगों से आश्वस्त करता हूं कि जो भी है मसला गंभीरता से देखा जाएगा। और ये सही है कि जो 18-20 साल का बैकलॉग होता है वो 3 साल में नहीं पूरा किया जा सकता है। तो राजेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक ईडी काफी है सरकार को परेशान करने के लिए। दरअसल झारखंड के भीतर पिछले 3 वर्ष में जो भी राजनीतिक परिस्थितियां रही है उसमें केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका बड़े व्यापक पैमाने पर देखी गई है।
कभी सीबीआई तो कभी ईडी की गतिविधि यहाँ पर काफी चर्चा का विषय बना रहा और राजनीतिक गलियारे में इसकी खूब चर्चा होती रही। लेकिन कमोबेश लगातार ये बात जो सामने आई कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जो वादे और इरादे जाहिर किए थे उसको लेकर क्या हुआ, उन तमाम प्रश्नों पर, उन तमाम सवालों पर राजेश ठाकुर जी ने अपना जवाब दिया है। हम आपको लगातार झारखंड के अलग अलग अन्य नेताओं से भी मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।